मैं इस अजनबी के साथ थोड़ी प्राइवेसी चाहता था। मैं जानना चाहता था कि वो क्या जानता है, लेकिन ये सब कुछ किसी और के जाने बगैर। एक बड़ी कंपनी के चेयरपर्सन होने का प्रिविलेज यही होता है कि आपके एक इशारे पे लोगों को निकालने को कहा जा सकता है। मैंने नाश्ते का ऑर्डर दिया और आरके को एक सीट की ऑफ़र की। मैं उसे पहले बोलते हुए सुनना चाहता था। मैं इसी तरह से एक बॉस की भूमिका निभाता हूँ। मैं दूसरों को अपने मन की बात कहने देता हूँ, उनकी क्षमताओं की गणना करता हूँ, सीखता हूँ कि वो क्या सच में एक डिलीजेंट वर्कर हैं या सिर्फ बड़बोले, और फिर काम पूरा करने के लिए अपने ऑर्डर्स देता हूँ। ये हर समय काम करता है। एक बुरा बॉस ऑर्डर्स देता है, जबकि एक अच्छा बॉस अपने एम्प्लॉयज़ को महसूस होने देता है कि वो ऑर्डर्स नहीं दे रहा है। इसलिए मैंने आरके को समय दिया और उसके बोलने का इंतज़ार किया। चाय की सिप लेते हुए मैंने उसे शुरू करने का इशारा किया। मेरे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन उसने अपनी चाय का कप लिया और मुस्कुराते हुए उसको मज़े से पीने लगा। वो बड़े आराम से चाय पीता रहा, तो मैंने भी यही किया। मैं वास्तव में धैर्य से बाहर हो रहा था। उसने फिर से चुस्की ली। मैं भी इसी इंतज़ार में कि शायद अब वो कुछ बोलेगा। एक एक करके सिप लेता रहा, मानो हम दोनों पावर प्ले के चक्कर में पड़ गए। मैं चाहता था कि वह पहले कुछ कहे। अपना सीरियस लुक देते हुए मैं उंगलियों को डेस्क पर ड्रिबल करने लगा। उसने अपनी चाय ख़त्म की और आगे झुक के कहने लगा, इतनी ख़राब चाय तो कभी नहीं पी। तुम्हें मेरे गांव आकर चाय पीनी चाहिए। सच कहूँ तो मैंने अपना आपा खो दिया था। झुंझलाते हुए मैंने पूछा, मैं तुम्हारे गांव क्यों आऊँगा? वो हंसा। मुझे नहीं पता था कि मैं एक चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति से बात कर रहा था। आरके कहने लगा, ओह, क्या तुम भूल गए? हम यहाँ चाय के लिए नहीं हैं। वो चोरी की हुई पेंटिंग्स, इसे मेरे गांव में पेंट किया गया था और आपको इसे देखने आना चाहिए। ये सुन के तो मेरी जान सूख गई। कोर कमेटी के 3 मेंबर्स को छोड़कर ये जानकारी किसी के पास नहीं थी। चोरी? मैंने चौंक कर पूछा। वो बस मुस्कुरा दिया। मैं जानने के लिए बहुत एक्साइटेड था कि उसे कैसे पता चला कि पेंटिंग चोरी हो गई। काफ़ी दबाव में उसने खुलासा किया, वह केवल नौकरी मांगने आया था, क्योंकि उसे लगा कि पेंटिंग उसके लिए एक संकेत है। लेकिन मेरी ओवर क्यूरियोसिटी और इम्पेशंस को देखकर वो समझ गया कि ये पेंटिंग मेरे लिए उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। और ये सीट और चाय की पेशकश इसीलिए की गई थी क्योंकि मैं ये जानना चाहता था कि पेंटिंग के बारे में उसके पास क्या जानकारी है। उसने इन सभी एजम्पशंस को एक साथ जोड़ा और ये जानने के लिए एक शॉट लिया कि ये पेंटिंग चोरी हो गई है या फिर कुछ और मैं एक बेवकूफ़ों की तरह अपनी चाय पर चोक हो गया और इस तरह से उसके नोशन को सही प्रूफ कर दिया। अगर मेरे इन्वेस्टिगेटर्स इतने जीनियस होते तो मुझे अब तक पेंटिंग वापस मिल जाती। आरके के प्रेजेंस ऑफ माइंड से प्रभावित होकर मैंने उसे नौकरी देने का फैसला किया। मुझे नहीं पता था कि वो किस डेजिग्नेशन पर होगा, लेकिन मुझे ऑफिस में उसकी ज़रूरत थी। इसलिए मैंने उसे अपग्रेडेड सिक्योर्ड लॉकर्स में ले जाने का फैसला किया, जहां बाकी की 3 पेंटिंग्स सुरक्षित थीं। लेकिन उससे पहले उसे नहाने, कपड़े बदलने और खाने की ज़रूरत थी। इन सब का अरेंजमेंट किया गया था। साहब का तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था। मैंने उसे वो 3 पेंटिंग्स दिखाई जो मेरे पास अभी भी थी। राजा राजा चोला की पेंटिंग, पानी ला रही गाँव की महिला की पेंटिंग और एक पेंटिंग जिसमें एक राजा और रानी रात के तारों को देख रहे हैं। चोरी हो गई पेंटिंग्स में एक बंद आंखों वाली देवी काली की पेंटिंग, छत्रपति शिवाजी माँ भवानी से खड्ग लेते हुए ये वाली पेंटिंग, चाणक्य बदला लेने का प्रतिज्ञा लेते हुए, और एक अज्ञात मंदिर जिसमें एक क्लासिकल डांसर हैं। ये 7 पेंटिंग्स थे। ये हमारे लिए वो खजाने हैं जो ब्रिटिश काल के दौरान सौभाग्य से अनछुए थे और सरकार द्वारा टेक ओवर किए बिना सुरक्षित परिवारों के पास बने रहे। एक तरह से इन खजानों को कई पीढ़ियों ने सहेज कर रखा था। उनमें से कोई भी उन्हें बेचने के लालच में नहीं आया। कुछ ऐसे भी राजा थे जिन्होंने पैसे के लालच में पूरे देश को आक्रमणकारियों को बेच दिया, लेकिन ये कुछ लोग इस देश के खजाने के लिए खड़े रहे और ऐसी धरोहर की सुरक्षा करते रहे।
मेरी क्षमताओं पर विश्वास करते हुए 7 अलग अलग परिवारों ने इन अमूल्य खजानों को मुझे सौंप दिया। अगर वो इन्हें बेच देते तो करोड़पति हो गए होते, लेकिन वे चाहते थे कि इन्हें सही हाथों में सौंपा जाए। मैंने उन्हें इसके लिए पे करने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने बहुत पोलाइटली मना कर दिया। कुछ ऐसी थी उन पेंटिंग्स की रक्षा करने वालों की तपस्या। मैंने ये सब आरके के साथ शेयर किया, जिनसे मैं अभी भी मिला था। उसके आंखों के चारों ओर घूमने वाली आभा ने मुझे विश्वास दिलाया कि वह विश्वसनीय व्यक्ति हैं। उन्होंने पूछा कि ब्रेक इन कैसे हुआ। मैं आमतौर पर प्रत्यंगिरा टेक्सटाइल्स के एक्सपोर्ट बिजनेस में लगा हुआ था। मैं डॉक पर हुआ करता था और शिपमेंट की देखभाल करता था। दूसरा कि मेरे पिताजी और माँ अपनी सालगिरह मनाने के लिए छुट्टी पर गए थे। तीसरा कि मेरे मामा प्रत्यंगिरा ग्रुप के अंडर एक स्टार्टअप को देख रहे थे। यह एक ब्रांडिंग एजेंसी थी जिसका उद्देश्य इवेंट्स, शोज और फिल्म्स के लिए स्पॉन्सर्स और ब्रांड्स को लाना था। बस इन्हीं सब के बीच कुछ चोरों का एक ग्रुप सीधे तिजोरी में गया और 7 में से 4 पेंटिंग्स को चुरा लिया। मुझे नहीं पता था कि उन्होंने कोड को कैसे क्रैक किया या अलार्म को कैसे बंद किया, लेकिन उन्होंने एक मजबूत सिक्योरिटी को तोड़कर उसे धूल में मिला दिया। वो कोई साधारण चोर नहीं थे। ये एक वेल प्लान्ड ऑपरेशन था जिसे उन्होंने इतनी अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया था कि कोई और नहीं बल्कि मैं उनकी तलाश कर रहा हूँ। यह सब सुनकर आरके मेरे सैकड़ों आर्टिफैक्ट्स के कलेक्शन को देखकर गहरे ख्यालों में पड़ गया। एक गंधर्व की मूर्ति ने उसका इंटरेस्ट खींचा और उसे उन्होंने उठा लिया। वो कहने लगा, चोरी अंदर का काम है। भाई इतना तो मैं भी जानता था। इस कहानी को सुनने वाला 5 साल का बच्चा भी इतना कुछ समझ सकता है। यह कोई संयोग नहीं था कि हम सभी लोग शहर से बाहर थे और चोरी हो गई। मैंने आरके को सरकास्टिक लुक दिया। वह मुस्कुराया और कहा, यूजुअल सस्पेक्ट आपके मामा होंगे। जैसे लोग आमतौर पर बड़े घरेलू अपराधों के लिए एक नौकर को दोष देते हैं, वैसे ही वे अजीब दिखने वाले मामाओं को भी दोष देते हैं। आपकी आवाज़ बदल गई थी जब आपने उनका जिक्र किया। मैं दंग रह गया। अब मैं और सुनना चाहता था। उन्होंने कहा, आपके महल के आकार और आपकी सुरक्षा योजना के स्तर को देखते हुए आपके मामा का यहाँ होना ज़रूरी था। अगर इस ऑपरेशन में एक स्विच बटन की ज़रूरत होती। इन दोनों आतंकवादियों के पास भी स्विच बटन होता है। किसी को नहीं पता कि उन्हें कब अबॉर्ट करना पड़े। इसलिए अगर आपके मामा शहर से बाहर थे तो उनके इस ऑपरेशन में होने की संभावना कम से कम है। सिक्योरिटी ब्रीफिंग में देखें तो वो कौन कौन है जिनके पास टॉप मोस्ट सिक्योरिटी लेवल्स की मंजूरी थी और चोरी के समय वो साइट पर थे। वो ही हमारे सस्पेक्ट्स हैं। जब पैसे के लिए देश को बेचने वाले लोग हो सकते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने पास मौजूद ट्रैफिक फुटेज भी पैसे से खरीद सकते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल रूम को इन्फ्लुएंस कीजिए और चोरी के समय गैलरी की ओर आने और जाने वाले व्हीकल्स की फुटेज हासिल कीजिए। हाँ, कई सारे होंगे, पर इनमें से इन रूट्स पर आने वाले रेगुलर व्हीकल्स को हटा सकते हैं। तो आपको उस डेट पर व्हीकल नंबर्स की एक लिस्ट की ज़रूरत होगी और अनुमान के लिए कम से कम 30 अलग अलग डेट्स की लिस्ट चाहिए होगी। उस लिस्ट में तुलना करें, निष्कर्ष निकालें और एलिमिनेट करें। इसके लिए आपको कम से कम 15 भरोसेमंद लोगों की टीम की ज़रूरत होगी। उन्हें खरीद लो। हमें कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स की ज़रूरत भी होगी जो छुप कर क्राइम सीन को रिक्रिएट कर सकें। उन्हें भी खरीद लो। हमें कुछ गुंडों की भी ज़रूरत होगी। उन्हें भी खरीद लो। मैं उनमें से बाकियों को खरीदने के लिए ठीक था, लेकिन गुंडे क्यों, ये मुझे समझ नहीं आया। जब उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने हंसते हुए कहा, देखो, जैसे तुम इन प्रोफेशनल्स को खरीद रहे हो वैसे ही तुम्हारे दुश्मनों ने भी कुछ प्रोफेशनल्स को खरीदा होगा। जब आप उन पर वार करने की कोशिश करते हैं तो वे सबसे पहले आपके लिए उन गुंडों को भेजते हैं। इसलिए हमला होने तक वेट ना करें, बल्कि इसका मुकाबला करने के लिए तैयार रहें। तो ये अब तय हो गया है, हम गुंडों को काम पर रख रहे हैं और जब समय आएगा तो गुंडों को गुंडों से निपट लेने देंगे और हम ज़रूरी काम पर ध्यान लगाएंगे। समझे? मैं मुस्कुराया और अपनी तरफ एक आगे की सोच रखने वाले व्यक्ति को पाकर खुशी महसूस करने लगा। दरअसल उनके सामने खड़े होकर अब मैं खुद को छोटा महसूस कर रहा था, मानो कि जैसे हनुमान जी के सामने एक कूदता हुआ बंदर खड़ा हो। उनकी शक्ति ने मेरी बुद्धि को कमज़ोर कर दिया था। तभी उन्होंने गंधर्व की मूर्ति की ओर देखा। क्या यह किसी एंजल की मूर्ति है? और मैंने भारी सांस लेते हुए कहा, यह एक गंधर्व है। दुख की बात है कि हम पंखों वाले और हार्प्स को पकड़े हुए एंजल्स को तो जानते हैं, लेकिन पंखों और भाले वाले गंधर्वों को नहीं। वो है दिव्य योद्धा वीराबाहु। कहा जाता है कि उन्होंने कई राक्षसों को हराया, भगवान सुब्रमण्य के लिए सेनापति के रूप में काम किया। यह मूर्ति उन्हीं की है जो 6ठी शताब्दी की है।
तो यह एक कलाकृति है? उसने पूछा। नहीं, यह एक खजाना है, मैंने तेजी से उत्तर दिया। फिर मैंने आगे होके पूछा, क्या आपने माइकल एंजेलो के बारे में सुना है? उसने सहमति से सिर हिलाया। उनकी मूर्ति डेविड? उसने फिर से सहमति दी। देखिए, आप कहते हैं कि आप एक गांव से हैं, यहाँ तक कि आपने माइकल एंजेलो और उनकी बनाई हुई मूर्ति डेविड के बारे में भी सुना है। सही है, इस बात की मैं प्रशंसा करता हूँ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित डेविड मार्बल पर तराशी गई है? संगमरमर एक ऐसा पदार्थ है जो लाइमस्टोन से बनता है और इसमें बहुत पोर्स होते हैं, जिससे उसे तराशना आसान हो जाता है। सिर्फ इसलिए कि कुछ सफ़ेद है उससे वो दिव्य नहीं बन जाता। अपने हाथों में मूर्ति देखो, ये भारत में कई मूर्तियों की तरह ही गहरे रंग के पत्थर ग्रेनाइट से बना है। ये संगमरमर की तुलना में छेनी और नक्काशी के लिए 10 गुना कठिन है। कुछ दंगाइयों ने डेविड पर एक कुर्सी फेंकी थी और उसे 3 जगह से तोड़ दिया था। लेकिन भारतीय मूर्तियों को तोड़ने के लिए आक्रमणकारियों को कुल्हाड़ियों, भाले और धातु के भारी हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ा। जिन कलाकारों ने इन मूर्तियों को बनाया है, उन्हें एक संगमरमर को तराशने में लगने वाली शक्ति से ज्यादा स्वयं को दंडित करना पड़ा। मूर्ति कला से परे मैं आपसे आग्रह करता हूं कि गंधर्व के भाले के ऊपर से घास का एक कतरा पास करें, यह उसके दूसरे हाथ से निकलेगा। भारतीय मूर्तियां इसी तरह के माइन्यूट डिटेल्स से भरी हुई हैं। मैंने उसे घास का एक सूखा टुकड़ा दिया। उसे यह देखकर अचंभा हुआ कि एक हाथ से वो घास का टुकड़ा अंदर जा रहा है और दूसरी ओर से निकल रहा है। उसके तो चक्षु खुल गए और मेरे आश्चर्य से उन्होंने कहा, आपकी नॉलेज को देखकर लग रहा है कि जैसे एक बंदर हनुमान के सामने कूदने की कोशिश कर रहा है। मैं मनी मन खुश हो रहा था। फिर एकाएक उसने कहा, हमें माइकल एंजेलो और ग्रेनाइट की ज़रूरत है। मुझे समझ नहीं आया। उसने कहा कि वो समझाएगा और जोर देकर कहा कि हम पहले उसके गांव के काली मंदिर जाते हैं। फटे कपड़ों के साथ गांव से निकला यह व्यक्ति आज कारों के काफिले में प्रोफेशनल कपड़े पहनकर लौटा था। उसके चेहरे पर कीचड़ और पेंट फेंकने वाले वो कुछ पढ़े लिखे लोग कचरे से लथपथ और पीले पड़ गए। कुछ लोग जो अक्सर उसे खाना खिलाते थे उसकी जय जयकार करने लगे। उसकी पिछली मूर्खता को देखकर हैरान परेशान वो कुत्ते आज और भी हैरान होने लगे। हमने अपने काफिले को पहाड़ की तलहटी में खड़ा किया। मेरी सिक्योरिटी नीचे ही रुक गई। आरके और मैं पहाड़ पर चढ़ने लगे और उसके आग्रह पर नंगे पैर ही चढ़ने लगे। हमें ऊपर तक पहुंचने में 3 घंटे लगे। पहाड़ के जंगलों में लगे फलों ने हमारी भूख मिटाई। यहाँ वहाँ की प्राकृतिक जलधाराओं ने हमारी प्यास बुझाई। मैं उस अलग थलग चट्टान को देखकर अचंभित था, जो पेड़ों के बीच समाज से छिपी हुई एक शानदार मंदिर को ढके हुए थी, लेकिन खंडहर में। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जैसे ही मैंने कदम बढ़ाया, मुझे वहाँ की दिव्य आभा महसूस हुई। मैं आरके की आंखों में जितना महसूस कर सकता था, उससे कहीं ज्यादा इस हवा में एक मजबूत आत्मविश्वास भर गया। इतनी टूटी फूटी मूर्तियां और खंभों को इधर उधर पड़े देखकर मेरा दिल टूट गया। मानो यह एक गौरवशाली विशाल योद्धा था जो धरती की भुजाओं में अपना दम तोड़ चुका था। छोटे छोटे टुकड़ों में पड़ा हुआ उसका खून जैसे वो आंसू जो धरती स्वयं बहाना चाहती थी। जैसे उसके शक्तिशाली हथियार जमीन पर पड़े रह गए क्योंकि कोई भी उन्हें उठा नहीं सकता था। और उसकी गाथाएं जिसे अप्सराओं ने भी अनसुना कर दिया। कुछ इस तरह पत्थर की ये नक्काशी जमीन पर टुकड़ों में पड़ी रह गई। अपने अशांत मन को शांत रखे हुए मैं मंदिर की हालत देख रहा था, क्योंकि इस कला के प्रति मेरा प्रेम किसी भी प्रेम से कहीं अधिक था। माइकल एंजेलो और ग्रेनाइट से आपका क्या मतलब था? मैंने इस ट्रेजेडी से खुद को अलग करने की कोशिश करते हुए पूछा। देखो, मेरे जैसे ग्रामीण ने भी अंकल एंजेलो के बारे में सुना है, लेकिन संगमरमर की मूर्ति कभी नहीं देखी। इसी तरह मैंने एक महान प्राचीन भारतीय मूर्तिकार के बारे में कभी नहीं सुना, क्योंकि मेरी किसी भी पुस्तक में इनका उल्लेख नहीं किया गया था। ऐसा नहीं है कि मेरे पास व्यक्तिगत रूप से उस सारी जानकारी को बनाए रखने का दिमाग था, लेकिन फिर भी केवल ग्रेनाइट का काम देखा। हमें वही चाहिए। हमें माइकल एंजेलो की मार्केटिंग और ग्रेनाइट की ताकत की ज़रूरत है। अपराधियों को बाहर निकालने के लिए हमें बाजार में ये बताना है कि चोरी हुई है, लेकिन ओरिजिनल पेंटिंग्स सुरक्षित हैं, और ये कि एग्जीबिशन अभी भी प्लान के अनुसार होने वाली है। लेकिन क्या होगा यदि वे उन पेंटिंग्स का टेस्ट करें जिन्हें उन्होंने चुराया है? एक प्राचीन पेंटिंग की पहचान करना इतना मुश्किल नहीं है। मैंने बड़ी उत्सुकता से सवाल किया। देखो, तुम्हारी पेंटिंग्स हमेशा मौजूद थी। ये चोरी का काम तब भी किया जा सकता था जब तुम्हारी सिक्योरिटी इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन नहीं, आपके द्वारा इंटरनेशनल डेलीगेट्स के साथ एक एग्जीबिशन की घोषणा करने के बाद ही ऐसा हो रहा है।
मुझे लगता है कि टारगेट पेंटिंग नहीं बल्कि ये एग्जीबिशन खुद है। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। चलो खेला हो बे, अब खेल शुरू किया जाए। एक अनाउंसमेंट करिए कि आपकी आर्ट गैलरी को 5 या 6 एंशिएंट पेंटिंग्स और भी डोनेट की गई हैं। अब आएगा मज़ा। ये जो भी मैंने सुना उसे अब भी पचाने की कोशिश कर रहा था। मैं ये सोचने लगा कि वो कौन इतनी घिनौनी हरकत कर सकता है कि पूरी दुनिया के सामने उसके देश की विरासत और नाम खराब हो जाए। तब मुझे एहसास हुआ मेरे साथी देशवासियों को देखकर कुछ एक्साइटेड लोग होंगे जो जानबूझकर ऐसा करेंगे। महाभारत की तरह ही हमारे दुश्मनों को एलियन होने की ज़रूरत नहीं है, वे हमारे ही अपने परिवार में जन्म ले सकते हैं। मुझे माइकल एंजेलो और ग्रेनाइट का विचार पसंद आया। चलो ऐसा ही हो, मैंने भी सोचा। ये खेल शुरू किया जाए।